हाँ, तो विद्यार्थी हम देखेंगे बोर्ड में आने वाले संभावित प्रश्न जो बोर्ड में आ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा आपका मात्र एक दिन शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम आपको बताना चाहेंगे, बहुफसली कृषि क्या है, जिसको हम बहुविध फसल प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुफसली कृषि क्या का मतलब एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल उगाना, एक साल में एक से ज्यादा फसल उगाना ही क्या कहलाएगा, बहुफसली कृषि कहलाएगा। अर्थात एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल उगाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, एक वर्ष में हम जानते हैं खरीफ की फसल, खरीफ का फसल जैसे का मतलब कि एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल उगाना ही बहुफसली कृषि कहलाएगा, जिसे हम बहुविध प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। जिसे क्या कहेंगे, बहुविध प्रणाली। याद रहे, बहुफसली को बहुविध प्रणाली भी आएगा तो कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, नाम एक ही, जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है उसी प्रकार से बहुफसली का नाम बहुविध प्रणाली भी है। ठीक है, तो एक साल में एक से ज्यादा फसल उगाना बहुफसली कृषि कहलाएगा, या बहुविध फसल प्रणाली कहलाएगा। जैसे रबी की फसल करते हैं, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल का मतलब जानते हैं, रबी का मतलब गेहूं को मुख्य रूप से कहा जाए तो गेहूं की हम बुवाई करते थे। गेहूं का किस महीने भी प्रश्न पूछा, रबी फसल का समय बताइए, तो हम कम समय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। मतलब कम समय का मतलब इन्हीं शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कि आपको चीजें समझ में। तो रबी फसल की शुरुआत मुख्य रूप से कब करते हैं, गेहूं को बुवाई कब करते हैं, यही नवंबर दिसंबर में गेहूं की बुआई करते हैं, और मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, गेहूं कटाई करते हैं। देख रहे हैं गेहूं का सीजन आ चुका है, हमने बुआई की, तो पूछेगा रबी फसल की शुरुआत कब होती है, तो रबी फसल में कुछ बुआई कब होती है, तो नवंबर दिसंबर में बुआई होगी, और जाके मार्च अप्रैल में इसकी क्या हो जाती है, कटाई होकर फिर से हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद क्या खरीफ फसल के बारे में पूछेगा, खरीफ फसल क्या है, तो खरीफ फसल की शुरुआत मुख्य रूप से जुलाई में, जुलाई अगस्त में हम खरीफ फसल अर्थात कहे को मैंने धान की जो रोपाई करते हैं उस समय क्या करते हैं, बोते हैं। उसके बाद इस कटाई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में इसी क्या कर देते हैं, कटाई कर देते हैं। तो यह हो जाए खरीफ फसल। जायद फसल क्या होगा विद्यार्थी, जायद फसल मुख्य देखते हैं अब मई जून जो महीना होता है, 2 महीने, इसी बीच में जब ककड़ी तरबूजा खरबूजा बोआ जाता है, तो जायद फसल का समय क्या है, मई जून। अप्रैल मई जून कह सकते हैं, इन्हीं 2 महीनों में, कुछ 2-3 महीनों में जायद फसल का उत्पादन करते हैं। यानी तरबूजा खरबूजा सारी फसलें किसके अंतर्गत आएंगी, जायद के अंतर्गत आएंगी। तो हमको उम्मीद है कि बहुफसली कृषि से आपको चीजें समझ में आएगी। एक बार फिर से रिवाइज करना चाहेंगे कि बहुफसली प्रणाली क्या है या बहुविध प्रणाली क्या है, दोनों सेम है विद्यार्थी। एक साल में एक से ज्यादा फसल उगाएंगे तो बहुफसली कृषि कहलाएगा या बहुविध प्रणाली कृषि कहलाएगा। ठीक है, इसमें 3 चीजें आएगा, खरीफ रबी और खरीफ रबी और जायद फसल आएगा। हमने बताया रबी फसल मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन करते हैं, जिसका समय क्या बताएं विद्यार्थी, तो गेहूं मुख्य रूप से नवंबर दिसंबर में बुआई होती है, और गेहूं के साथ साथ जो भी फसल आएगी सारी क्या किसके अंतर्गत आएगी, रबी फसल के अंतर्गत आएगी। और इसको काटेंगे कब हम जाके, जैसे कटाई मुख्य रूप से मार्च अप्रैल में होती है। उसके बाद क्या खरीफ फसल अर्थात धान की रोपाई कब करते हैं, जुलाई अगस्त में धान की रोपाई करते हैं, और अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं, धान को काट देते हैं। उसके बाद जायद फसल को हमने आपको बताया कि जायद फसल क्या है विद्यार्थी, तो जायद फसल का मतलब मुख्य रूप से क्या होती है, वो फसल होती है जो क्या हम अप्रैल मई जून के बीच में इन फसलों का उत्पादन होता है, और इसी समय इन फसलों का उत्पादन करके हम क्या करते हैं, बेच कर खा के समाप्त कर देते हैं, जिसमें तरबूजा ककड़ी खरबूजा आता है। तो इस प्रश्न से हमको उम्मीद है कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे आप बता सकते हैं। अगला हमने प्रश्न लिखा है कि भारतीय कृषि क्यों, पूछेगा प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न पूछेगा, मानसून का जुआ किसको कहा जाता है, तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अर्थात भारतीय कृषि को कौन सा जुआ कहा जाता है, तो मानसून का जुआ। इसका मतलब मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है, याद रहे प्रश्न पूछ दे कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतीय जो कृषि है ये मानसून पर निर्भर है। मानसून का मतलब हम किस पे निर्भर है, भगवान पे निर्भर है। भगवान का मतलब बारिश पे निर्भर है, बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होती, बारिश की वजह से देखते हैं धान में पानी, बारिश धान का सीजन है, भगवान को अब बारिश, सब बारिश होगी, बारिश होती नहीं, धान क्या होता है, सूख जाता है। और जब सूख जाएगा तो हम मुख्य रूप से क्या निर्भर थे भगवान पे, उसीलिए क्या हम किस पे निर्भर है, मानसून पे निर्भर है। ट्यूबवेल से आप खेती नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का बारिश होगी तो खेती अच्छी होगी, नहीं हुआ तो नहीं होगी। जुआ समझ रहे हैं, लोग सट्टा वट्टा खेलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न याद रहे, जैसे प्रश्न पूछेगा प्रश्न याद रहे फिर से कि मानसून का जुआ किसे कहते हैं, भारतीय कृषि को कहते हैं, या भारतीय कृषि को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय कृषि, हमारे भारत के लोग भगवान पे अर्थात मानसून पर निर्भर है। बारिश हुई तो खेती हुई, नहीं हुई तो खेती चौपट हो गई। ट्यूबवेल से कितना जिया लेंगे, जिनका पर्सनल वही जिया पाएंगे, लेकिन उतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। हमको उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होगी। अब विद्यार्थी देखेंगे HYV फुल फॉर्म पूछता है, तो HYV का फुल फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी होता है कैसी बीज है, तो आधुनिक बीज है। कैसी बीज है, आधुनिक बीज। याद रहे प्रश्न पूछेगा HYV का विद्यार्थी फुल फॉर्म लिखे तो हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी।
अर्थात ये कैसी बीज है, तो ये कैसी बीज है, आधुनिक बीज है, जो नई टेक्नोलॉजी आई है। नई टेक्नोलॉजी का मतलब जो पहले की परंपरागत जो कृषि होती थी, उस कृषि को बलकताम को समाप्त करके अब नई कृषि हो रही है। उसी में क्या, इन बीजों से ज्यादा अनाजों का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछे, HYV का फुल फॉर्म, तो हाई यील्ड वैरायटी। ये आधुनिक बीज कौन से है, तो HYV कोई आधुनिक बीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थी, अब समझे कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि क्या है, तो एक ऐसी प्रणाली जिसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ करके अनाज उगाते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो क्या करते हैं, जमीन के टुकड़े को साफ करके, कहाँ साफ करेंगे था, जंगलों में, पहाड़ों में, जहाँ पे जंगल रहते हैं, जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, वहां पे धीरे धीरे क्या कर जंगलों को काट देते हैं, उनकी सफाई कर देते हैं और फिर वहां पे कृषि करते हैं और वहां पे अनाज उगाते हैं। इसी प्रणाली को कर्तन दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे, कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे खेती करेंगे और खेती करने के बाद जब 2 से 4 साल खेती करेंगे, फिर वहां पे अनाज कम उगता है, फिर वो जगह छोड़कर वो लोग क्या कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। समझ में आ गया। कर्तन दहन कृषि क्या है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करते हैं, अर्थात जंगलों को साफ करते हैं, उसके बाद वहां पे अनाज उगाते हैं। इसी प्रक्रिया को कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। फिर ये क्या करते हैं, वहां पे 4 साल 3 साल 5 साल खेती करते हैं। जब अनाज कम कम उत्पन्न होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर उस जगह को छोड़कर फिर वो दूसरी जगह जाके वहां पे साफ सफाई का मतलब जंगलों को काट के फिर वहां अनाज उगाते हैं। फिर वहां पे 4 साल 5 साल रहते हैं, फिर उसको छोड़कर ऐसे क्या करते हैं, वे लोग जाते रहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, कर्तन दहन कृषि। जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा जवाब। 2-3 नंबर का पूछा तो आप ऐसे ही डिटेल करके लिखेंगे। अगला प्रश्न विद्यार्थी, कि भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन है, तो गेहूं है। याद रहे, पूछता है कि भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाने वाली फसल कौन सी है, तो गेहूं है। दूसरी कौन सी है, गेहूं है। और तीसरी किसे कहते हैं, ज्वार, जिसको हम सोरगम के नाम से भी जानते हैं। ज्वार को क्या कहेंगे विद्यार्थी, सोरगम भी कहेंगे। तो दूसरी सबसे ज्यादा खाने वाली फसल कौन सी है, गेहूं है। और तीसरी कौन सी है, ज्वार। क्या है, ज्वार। ज्वार का अगला नाम क्या है, सोरगम। तो प्रश्न को याद रहे कि सोरगम भारत की सबसे ज्यादा खाने वाली फसलों में कौन कौन से स्थान पे विद्यार्थी, तो तीसरे स्थान पे। सोरगम का दूसरा नाम बताइए, इसे हम क्या कहेंगे विद्यार्थी, ज्वार कहेंगे। दूसरे नंबर पर खाने वाली कौन सी है, तो आपका कौन है, गेहूं। आगे, रागी फसल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। याद रहे, जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कौन सी फसल का उत्पादन बोल रहा है, तो रागी फसल। रागी फसल का सबसे बड़ा उत्पादक अर्थात उसको उत्पन्न करने वाला, उगाने वाला कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। कौन है विद्यार्थी, कर्नाटक है। दाल में भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा उत्पादक है। जो हमारा भारत देश है वो दाल में सबसे नंबर 1 पे है। दाल में क्या विद्यार्थी, सबसे नंबर 1 पे है। दाल में भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता का मतलब, और उत्पादक का मतलब उत्पन्न भी करता है सबसे ज्यादा दाल को उगाता भी है, और उपभोक्ता का मतलब उसको खाने में भी क्या है, नंबर 1। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उगाते भी हैं हमें दाल को ज्यादा, और हम क्या करते हैं, ज्यादा उसका खपत भी करते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि दुनिया में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता वाला देश कौन सा है, तो भारत है। कौन सा देश है विद्यार्थी, भारत है। चाय एक रोपण फसल है। याद रख, प्रश्न कैसे पूछेगा, चाय कैसी फसल है, रोपण है, वाणिज्यिक है, गहन है, इसी प्रकार ऑप्शन दे देगा। तो चाय एक रोपण फसल है। कैसा, रोपण का मतलब उससे क्या करते हैं, रोपाई करते हैं। ठीक है, रोपण फसल है। इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। याद रहे, प्रश्न जैसा प्रश्न ऑनलाइन में पूछे, चाय कैसी फसल, ऑप्शन दे देगा, तो चाय एक रोपण फसल है। ऑप्शन देगा, चाय की शुरुआत कौन से देश में हुई थी, चाय की शुरुआत कौन से लोगों ने की, फ्रेंच की थी, अमेरिकन की थी, रशियन किए थे, या अंग्रेजों ने किए थे। तो चाय की शुरुआत भारत में अंग्रेजों ने की थी। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी उत्पादित होती है। याद रहे, प्रश्न सब इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रश्न है कि भारत में किस किस्म की कॉफी उत्पन्न होती है, किस किस्म की कॉफी उत्पादित होती है। तो भारत में किस किस्म की कॉफी विद्यार्थी, अरेबिका किस्म की कॉफी भारत में उत्पादित होती है, अर्थात उत्पादन किया जाता है। तो भारत में कैसी किस्म की कॉफी उत्पादित होती है, अरेबिका। कौन सी बाबू, अरेबिका। कौन सा, अरेबिका। कॉफी की यह किस्म भारत में यमन से लाई गई थी। जो कॉफी है ये कहाँ से लाई गई थी भारत में, तो यमन से लाई गई थी। कहाँ से विद्यार्थी, यमन से लाई गई थी। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। जूट को कौन सा रेशा कहते हैं, सुनहरा रेशा। याद रहे, जूट को कौन सा रेशा कहेंगे, सुनहरा रेशा। अंग्रेजी में गोल्डन फाइबर पूछेगा। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जानते हैं, तो जूट को। किसे जानेंगे विद्यार्थी, जूट को हम क्या करते हैं, जानते हैं।
तब आगे देखेंगे विद्यार्थी हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति को आप समझेंगे, हरित क्रांति क्या है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में चल रहे हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति वर्ष 1958 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की। तो हरित क्रांति का प्रश्न पूछेगा तो आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से चीजों को। हरित क्रांति के बारे में, तो हरित क्रांति का लॉन्ग प्रश्न पूछे तो पूरा यहाँ तक लिखेंगे, कैसे कैसे चल रहा है सारी कहानी। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो पहले कहानी से समझेगा, हरित क्रांति के बारे में प्रश्न पूछे तो पूरा यहाँ तक आंसर देंगे, डिटेल पूछे, वन लाइन में प्रश्न पूछे तो उसको समझेंगे। वर्ष 1958 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई। तो पूछेगा इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है, पारंपरिक कृषि को 1960 में आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मतलब एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी, उसके फलस्वरूप जो पारंपरिक कृषि थी, पारंपरिक कृषि का मतलब पहले का जो कृषि होता था, हम पहले कृषि देख रहे, सबसे अच्छी चीज पहले कृषि जो होती थी बैल से कृषि होती थी। आदमी दिन भर 4 मंडा 5 मंडा अगर जोतना होता था, पूरा दिन लग जाता था जोतने में। अब टेक्नोलॉजी आएगी, ट्रैक्टर का 5 मंडा खेत को 1 घंटा में नहीं लगेगा, जोत के चला जाएगा। तो जो पारंपरिक कृषि था, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई तो आधुनिक कृषि आएगा कि नहीं आएगा? तो ट्रैक्टर आया तो आधुनिक कृषि हो गया। पहले क्या था, नहरों से सिंचाई होती थी, तो आदमी भैया फलाना कोई चीना ऐसे मतलब क्रम से नहर आता था, लोग जोतते थे। अब तो अपना पर्सनल लोग ट्यूबवेल गड़ा लिए, सबमर्सिबल गड़ा लिए, अपन हर घर घर में 1 फेस वाला 2 फेस वाला अपन लगा के मोटर पानी अपना रेंगा दे रहे हैं, है कि नहीं? तो टेक्नोलॉजी आ रही नई नई। तो पारंपरिक कृषि का मतलब जो पहले से कृषि चले आ रहे थे, लेकिन अब उसमें सुधार हो रहा है, तो नई तकनीक हो रही है। पहले बैलों से जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, समझेंगे। तो पारंपरिक कृषि को 1960 में आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित मतलब बदला गया। तो प्रश्न कैसे पूछेगा, पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में कब प्रतिस्थापित किया गया? तो 1960 में। 1960 में, अर्थात आधुनिक कृषि जो शुरुआत हुई थी मुख्य रूप से कब से? 1960 से। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की संज्ञा दी थी। याद रहे विद्यार्थी, नंबर 1 प्रश्न पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक पूछे तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के, लेकिन हरित क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो अमेरिका के थे कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, देखिएगा नाम कितना है, नॉर्मन बोरलॉग थे, इन्होंने हरित क्रांति की संज्ञा दी थी। तो हरित क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? नॉर्मन बोरलॉग। इनका संबंध कहां से है? तो अमेरिका से। अमेरिका में क्या थे? तो कृषि विज्ञानी थे। अमेरिका में क्या थे? कृषि विज्ञानी थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक विद्यार्थी एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1960 से हरित क्रांति का प्रसार पूरे देश में होने लगा। तो पूछेगा हरित क्रांति का जो प्रसार हुआ था, हरित क्रांति का जो फैलाव हुआ था मुख्य रूप से भारत में कब हुआ था? तो 1960 के दशक में। 1960 के दशक में, अर्थात 1960 से। गहन कृषि कार्यक्रम, इसी को प्रसार प्रचार को देखते हुए सरकार ने एक और कार्यक्रम लाया था, गहन कृषि कार्यक्रम 1964 से लेकर 1965 में सरकार ने चलाया था। तो प्रश्न पूछेगा गहन कृषि कार्यक्रम कब से कब तक चला था? तो गहन कृषि कार्यक्रम कब से कब चला था? तो 1964 से 1965 के बीच में यह कार्यक्रम चला था। यह कार्यक्रम किसने चलाया था? कोई पर्सनल व्यक्ति चलाया था? नहीं, सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया था। तो पूछेगा हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। हरित क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? नॉर्मन बोरलॉग ने दी थी। ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। अमेरिका के ये क्या थे? कृषि विज्ञानी थे। हरित क्रांति का प्रसार भारत में कब से शुरू हुआ था? 1960 में। गहन कृषि कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1964 से लेकर 1965 में। जैसे प्रश्न पूछेगा आपको, अगर क्या हरित क्रांति के बारे में बताए तो पूरी कहानी को लिखिए। हरित क्रांति का मतलब क्या है? किसी के उपज में बढ़ावा करना। हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। और विश्व में हरित क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो नॉर्मन बोरलॉग ने दी थी। ठीक है, आइए एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे हरित क्रांति के बारे में। तो 1958 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। 1958 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई। पारंपरिक कृषि को 1960 में आधुनिक कृषि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पारंपरिक कृषि को बदल के आधुनिक कृषि में कब प्रतिस्थापित हुआ, कब बदला? तो 1960 के दशक में। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की संज्ञा दी थी। हरित क्रांति की संज्ञा देने वाले कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे, जिनका संबंध अमेरिका से था। ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। और मुख्य रूप से कह रहा है कि 1960 से हरित क्रांति का प्रसार पूरे देश में हुआ। गहन कृषि कार्यक्रम 1964 से 1965 में गवर्नमेंट अर्थात सरकार ने चलाया। समझ में विद्यार्थी? आएंगे श्वेत क्रांति, जिसको दुग्ध क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो याद रहे, जो भी पूछे श्वेत क्रांति का दूसरा का नाम क्या है? दूध क्रांति। दूध क्रांति का तीसरा का नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है,
तो एक व्यक्ति का 3 नाम। श्वेत क्रांति को दुग्ध क्रांति भी कर सकते हैं, ऑपरेशन फ्लड भी कर सकते हैं। श्वेत क्रांति का मतलब सफेद क्रांति, दूध, तो श्वेत का मतलब सफेद, तो सफेद दूध ही होता है, बहुत सारी चीज होता है। तो मुख्य रूप से क्या है, श्वेत क्रांति अर्थात दूध क्रांति अर्थात यहाँ पे दूधों की बात होने लगी। दूध की बात करने का मतलब क्या है कि अपने यहाँ जितने जानवर हैं और मतलब दुग्ध से उत्पादन तमाम प्रकार के डेयरी में बेचना, भिन्न आप ले जाकर दुकानों पे बेचते हैं तो आपको मुनाफा होता है, अर्थव्यवस्था आपकी बेहतर होती है, पैसे कमाते हैं। तो मुख्य रूप से इसके बारे में हम समझेंगे। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के पुराने खेड़ा जिला, पुराने खेड़ा का मतलब, और वो जिला का नाम बदल गया, देख रहे हैं इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, हर जगह नाम चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, गुजरात राज्य से हुई थी। गुजरात में उस समय का जिला कौन था, खेड़ा जिला। याद है खेड़ा में सत्याग्रह हुआ था 1918 में, उस समय का पुराना खेड़ा जिला जो वर्तमान में आनंद जिला के नाम से जाना जाता है। तो खेड़ा जिला का नाम अब क्या हो चुका विद्यार्थी, आनंद जिला के आनंद नामक नगर से हुआ था। तो पूछेगा प्रश्न, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी, तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के पुराने खेड़ा जिला, जिसे आज हम आनंद जिला के नाम से जानते हैं, के आनंद नामक नगर से हुआ था। इसकी सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने वर्ष 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का गठन किया था। तो पूछेगा एनडीडीबी का गठन किसकी सफलता से उत्साहित होकर, अर्थात किसकी सफलता की वजह से एनडीडीबी का गठन हुआ था, तो श्वेत क्रांति की सफलता से, ऑपरेशन फ्लड की सफलता से, दूध क्रांति की सफलता से एनडीडीबी का गठन किया गया था। एनडीडीबी का फुल फॉर्म बताइए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हुआ था। और कब किया था, 1965 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में हुआ था, वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। एक बार फिर से बच्चे, श्वेत क्रांति को दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी कहेंगे। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत गुजरात के पुराने खेड़ा जिला, जिसका नाम वर्तमान में आनंद जिला है, आनंद जिले के आनंद नामक नगर में हुआ। इसकी सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने क्या किया था, 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में एनडीडीबी का गठन हुआ था, जिसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, हिंदी में, अंग्रेजी में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम को खनिज तेल या तरल सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछेगा तरल सोना के नाम से किसे जानते हैं, पेट्रोलियम को, या पूछेगा खनिज तेल के नाम से किसे जानते हैं, तरल सोना को या पेट्रोलियम को। यानी पेट्रोलियम का दूसर का नाम, तीसर का नाम कहा गया। तो पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, खनिज तेल कहिए या तरल सोना। पेट्रोलियम को खनिज तेल या तरल सोना के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम प्रश्न विद्यार्थी, भारत का पहला खनिज तेल क्षेत्र 1867 ईस्वी में डिगबोई कहां पड़ता है विद्यार्थी, असम में पड़ेगा। डिगबोई कहां पड़ेगा, असम में खोजा गया था। समझ में आ गया होगा। भारत का पहला खनिज तेल क्षेत्र 1867 ईस्वी में डिगबोई पोस्ट में असम में खोजा गया था। बस इतना है विद्यार्थी। एक बार फिर आपसे रिवाइज करेंगे, आप बताएंगे, हम कुछ नहीं रिवाइज करेंगे, रिवाइज कई बार करा चुके हैं। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसने की थी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति की संज्ञा किसने दी थी, तो कौन दी थी, नॉर्मन बोरलॉग दी थी। कहाँ के कृषि वैज्ञानिक थे, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए, श्वेत क्रांति का नाम बताइए विद्यार्थी, तो दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ होती, भारत के गुजरात जिले में। भारत के गुजरात जिले में नहीं, भारत के गुजरात राज्य के पुराने खेड़ा जिले में, जिसका नाम वर्तमान में आनंद जिला है। और आनंद जिले के कौन से गांव में, आनंद नामक गांव में हुआ था। और इससे उत्साही होकर डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में 1965 में किसका गठन हुआ था, एनडीडीबी का गठन हुआ था। पेट्रोलियम को तरल सोना या खनिज तेल भी कहते हैं। और मुख्य रूप से इस भारत का पहला खनिज तेल कहाँ पे खोजा गया था, असम के डिगबोई नामक जगह पे। कब खोजा गया था विद्यार्थी, 1867 में। बस इतना ही। आप मेहनत से अपनी परीक्षा की एकदम तैयारी करके जाएं और अच्छा से अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें।